बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलची बड़े तेज़ कदम उठाता हर्म्स के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हर्म्स की तरफ गया। दो बर्दारों ने सामने आकर इसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजरकर हर्म्स के सामने जा खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, एलची ने कहा। हर्म्स आतिश प्रस्त को खालिद बिन वलीद सलार मदीना का सलाम पहुँचे, जिनका एक पैगाम लाया हूँ। हम इस सलार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज़ नहीं कि हमारे जाहो जलाल को पहचान सके। हर्म्स ने हकारत से कहा, क्या मदीना में जंगली और गंवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए? मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दरबार के आदाब से आगाह होते हैं। एलची ने जुरहत से सर झुका और ऊंचा करके कहा, इस इंसान को इस्लाम की कोई हैसियत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब काटता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं, इस सलार का एलची हूँ जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। हर्म्स के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी। हर्म्स ने फ़िरौनों के से लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर तहकमाना लहजे में बोला, लाओ तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है। एलची ने पैगाम इसके हाथ में दे दिया, जो वो इस तरह पढ़ने लगा जैसे अज़रा मजाक इसने एक कागज़ हाथ में ले लिया हो। पैगाम पढ़कर इसने इसे मुट्ठी में इस तरह चुड़मुड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा। क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर ले सकेंगे? हर्म्स ने कहा, क्या मदीना वालों को किसी ने नहीं बताया कि हरकल्ब इस चट्टान से टकरा कर अपना सर फोड़ चुका है? क्या हम तुम्हें अपनी फ़ौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सलार को और अपने बूढ़े खलीफा को बता सको कि इराक की सरहद की तरफ देखने की भी जुर्रत ना करे। मुझे सलार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि पैगाम हर्म्स तक पहुंचाकर इसका जवाब लाऊं। एलची ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि इसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हर्म्स ने कहा, अगर हम रहम करें तो इसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज़्यादा जुरात से कहा, अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती। मुझे जलाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफ़िज़ों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हर्म्स बदक कर सीधा हुआ बैठा। गुस्से से इसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। वैसी ही सुर्खी इसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो हालत से इसके एलची को कच्चा चबा जाएगा। निकाल दो इसे हमारे दरबार से, हर्म्स ने गर्ज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियाँ थीं तेज़ी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफ़िज़ों ने तलवारें निकाल ली। पहले दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में इस तरह खड़े हो गए कि इनकी पीठें एलची की तरफ थी। हर्म्स, एलची ने बारोब आवाज़ में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं। अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सलार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे मेरी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही है तेरा जवाब? निकल जाओ इस दरबार से, हर्म्स ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज़ से कहा। अपने सलार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हर्म्स के बर्छी बरदार दरबारी इसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफ़िज़ों ने तलवारें नियामों में डाल लीं। एलची पीछे को मुड़ा और तेज़ कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफ़िज़ इसके पीछे पीछे जा रहे थे। हर्म्स ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद का पैगाम चुड़मुड़ किया हुआ था। चूँकि ये पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया। हर्म्स ने यह पैगाम फ़ारस के शहनशाह उर्द शेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वह मुसलमानों से मुकाबले के लिए फ़ौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही ख़त्म कर देगा। हर्म्स का इकबाल बुलंद हो, इसके एक दरबारी ने कहा, जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही ख़त्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हर्म्स ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। ये वो अरबी मुसलमान हैं, इस दरबारी ने कहा, जो दजला और फ़रात के इस इलाके में आबाद हैं, जहाँ ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका अबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रखी है। मदीना वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान इनसे मिल जाएंगे। मैं एक अर्ज़ करने की जुर्रत करता हूँ, एक फ़ौजी मशीर ने कहा। कई दिनों से इत्तलाएँ मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं, वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मसना बिन हारसा तक पहुँच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। क्या तुमने फ़रार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? हर्म्स ने पूछा।
फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, फौजी मशीर ने जवाब दिया। इसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं, हर्म्स ने गुस्से और तंज से कहा। सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का एक आदमी गायब हो, इस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो इसे पकड़ कर कत्ल कर दो या दूर से इस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौजी की थोड़ी सी नफरी ने इस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया गया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की ज़बान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर इधर से उधर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और इनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं हैं। तमाम आबादी खामोश रही। जवाब दो, ईरानी कमांडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इसे कोई जवाब न मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और इसे पूछा कि इस हजूम में कौन कौन नहीं है। मुझे मालूम नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। कमांडर ने नियाम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रखकर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सर पर दौड़ते आए। इनके सवारों के हाथों में बर्छियां थी। ईरानी फौजी देखने में बिना पाए थे कि ये कौन है। इनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थी और घोड़े जिस तरह आए थे इसी तरह सर पर दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। इनमें भगदड़ मच गई। इनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और इस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी इनके ऊपर टूट पड़ी। इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो इन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि इनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का कश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमला करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दिलेर हो गए थे कि इन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वह कुछ इस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मसना बिन हारसा की तरफ जाते हुए इस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने इस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुप कर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह मशवरे किए बगैर घोड़ों के रुख इस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो इन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो इस मसलूम बस्ती को बरवक्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी किसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी हर रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके थे। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज़ मकानों को उन्होंने नजर आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज़ ये सिलसिला चला। इसके बाद ईरानी फ़ौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत ना मिली। हरम्स अपनी फ़ौज लेकर आ गया। सरहदी फ़ौज को भी इसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। इसका इरादा ये था कि खालिद को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हरम्स की पेशकदमी बहुत तेज़ थी। मार्च 633 का तीसरा हफ्ता था जब खालिद ने यमामा से 10,000 फ़ौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। इनकी पेशकदमी भी बहुत तेज़ थी। हरम्स अपनी फ़ौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर कासमा के मुकाम पर पहुंच गया और फ़ौज को वहीं खैमाजन कर दिया। ये मुकाम यमामा और अबला के रास्ते में पड़ता था। हरम्स को मालूम नहीं था कि इसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद अभी काज़मा से दूर थे कि इन्हें इराक की सिमत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद को बताया कि ज़रतश्तों की फ़ौज कासमा में खैमाजन है। खालिद ने वहीं से रास्ता बदला और ये शुतर सवार मसना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद को यह भी बताया कि वो हफीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाएंगे कि ज़रतश्तों की फ़ौज के साथ इसकी टक्कर ना हो। शुतर सवारों ने खालिद को एक खुशखबरी ये सुनाई कि इनके लिए 8,000 नफरी की फ़ौज तैयार है। ये फ़ौज इस तरह तैयार हुई थी कि मसना बिन हारसा, मजूर बिन अदी, बरमला और सलमा ने 2-2 हज़ार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद की फ़ौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि कासमा के दौरे से गुजर कर हज़र तक पहुँच सके।
लेकिन हरम्स के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नबाज की तरफ जाता था। हरम्स ने अपनी फ़ौज को खेमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरम्स ने वहाँ खालिद से पहले पहुंचकर खेमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर शुतर सवारों ने इनके रास्ते में आके और खालिद को इतला दी कि दुश्मन हफीर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया, खालिद ने कहा। तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान ना हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी इसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सलार अल्लाह का यह पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खून रेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मसना बिन हारसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सलमा 2-2 हज़ार आदमी साथ लिए खालिद से आ मिले थे। खालिद ने हर एलची हरम्स के पास भेजा था। वो भी इसी पड़ाव में खालिद के पास आया और बताया कि हरम्स ने इसके साथ कैसा तौहीन अमेज़ सलूक किया है। इसकी 1,00,000 दिरहम की टोपी ने इसका दिमाग ख़राब कर रखा है। मसना बिन हारसा ने, जो पास ही बैठा हुआ था, कहा, खालिद, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है। खुदा तो देखता है कि इसके सर के अंदर क्या है, इसके अज़ाइम क्या है और इसकी नीयत क्या है, और वो सोचता क्या है। 1,00,000 दिरहम की टोपी? खालिद ने हैरान होकर पूछा, क्या हरम्स इतनी कीमती टोपी पहनता है? फ़ारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मसना बिन हारसा ने जवाब दिया, इनके यहाँ हसब नसब और हसीयत को देखकर इसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो इनके शहनशाह की तरफ से अता होती है। ज़्यादा कीमती को टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते जो अला हसब व नसब के हों और जिन्होंने राया में भी और शाही दरबार में भी तकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हम सबसे ज़्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1,00,000 दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और इसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिर उन्होंने अपने सरों पर खुदाई टोपियाँ सजा ली थी। खालिद ने कहा, कहाँ हैं वो? कहाँ हैं इनकी टोपियाँ? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, न किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फ़ौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेज़ी से नकलो हरकत करती है। फ़ारस के सिपाही की ज़र्रा और हथियार देखकर खौफ साता है। मसना बिन हारसा ने खालिद को बताया। सर पर लोहे की जंजीरों की हुद, बाजुओं पर किसी और धात के खौल और टांगे आगे की तरफ से मुड़े चमड़े या धात से महफूज की हुई हथियार, इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गर्ज, एक कमान और एक तुरकश होती है, जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुर्रत और अक्ल से लड़ते हैं। मसना बिन हारसा ने जवाब दिया, इनकी दिलेरी मशहूर है। मसना, खालिद ने कहा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमज़ोर और उनकी जुर्रत की क्या हद है? इनकी जुर्रत की हद आहनी खुद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खोलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे की काट दिया करता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अन्नी जज्बे को नहीं काट सकती। जर्रा और धात ये चमड़े के खोल हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खोल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। फिर इसमें इतनी ज़रूरत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की ज़रा इसका अकीदा और अमान है। मैं तुम्हें फ़ारसियों की एक और कमज़ोरी दिखाऊं? खालिद ने कासिद से कहा। सलारों और कमानदारों को फ़ौरन बुलाओ। फौरी तौर पर कासमा की तरफ कूच करो। खालिद ने हुक्म दिया और कूच बहुत तेज़ हो। हरम्स हफीरा के इलाके में पड़ाव कैसे किए हुए था। वो कासमा से अपनी फ़ौज को यहाँ लाया था।